शांतिपूर्ण यानी न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, तीसरी पॉइंट, जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र है वे राष्ट्र परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्रों के निर्माण करने में सहायता नहीं देंगे। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की जाएगी जो परमाणु परीक्षणों की देखभाल करेगा। ये 4 पॉइंट रखे गए। भारत ने अपनी पॉलिसीज को ओपन कर दिया और कहा कि एनपीटी देयर इज नो फुलफिल ऑफ डिसआर्मामेंट पॉलिसीज, यानी मीन्स कि एनपीटी डिसआर्मामेंट को लेकर नहीं चल रही है, मीन्स कि निशस्त्रीकरण। क्यों? क्योंकि यह संधि यानी एनपीटी सिर्फ उन राष्ट्रों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है जिन राष्ट्रों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उन राष्ट्रों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। क्योंकि कहता है ना कि इस ट्रीटी पर सिग्नेचर करने वाले राष्ट्र कभी भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे, एक सिचुएशन। दूसरा, जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र है उनको समाप्त करने के लिए इस ट्रीटी में कोई प्रोसीजर नहीं है। आप चारों पॉइंट पढ़िए, देखिए है कहीं उसमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न यानी न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट जितने हैं, 5 राष्ट्र थे उस समय, वह चाहते हैं कि परमाणु अस्त्रों पर उन्हीं 5 राष्ट्रों की मोनोपोली बनी रहे। उन्हीं 5 राष्ट्र परमाणु अस्त्रों पर अपने एकाधिकार को बनाए रखें, जिसके कारण नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट हमेशा अपनी सिक्योरिटी को लेकर उनके ऊपर डिपेंडेंसी बनाए। इसका मतलब यही है ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या हो रही है यहां पर। इसका मतलब क्या है कि विश्व के राष्ट्र, जिन राष्ट्रों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वे राष्ट्र एनपीटी के माध्यम से चाहते हैं कि उनका परमाणु अस्त्र बना रहे, इसलिए वे अपने परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने के लिए एनपीटी में किसी भी प्रकार का प्रोविजन नहीं करते। लेकिन दूसरे तरफ यह प्रोविजन करते हैं कि विश्व के जो अदर स्टेट हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, वो कभी भी फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। इसका मतलब क्या है कि परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र भविष्य में परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करें। ठीक, और दूसरा, उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वह उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे। एनपीटी में एक प्रोसीजर रखा गया है कि भविष्य में जिन राष्ट्रों के पास इस संधि पर सिग्नेचर करने वाले राष्ट्र भविष्य में परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे। क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा है? ठीक। दूसरा, उनके पास परमाणु अस्त्र, जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र है वह राष्ट्र अपने परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने के लिए कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। तीसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु शक्ति है वे परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे, जिसके कारण परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर सके। यही है ना पॉइंट है। इसी का मतलब मैं पूछ रहा हूं। नेशनल इंटरेस्ट के कई चीजें हैं। पहली बात, नेशनल इंटरेस्ट एज ए पावर, एक प्रकार की शक्ति है, इसलिए। दूसरी बात, नेशनल इंटरेस्ट स्पिरिट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ठीक। और तीसरा चीज है कि अगर स्टेट, कोई भी राष्ट्र अगर नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर काम करेगा तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर स्ट्रगल हो जाएगा। ठीक। अगर नेशनल इंटरेस्ट एज ए पावर है तो फुलफिल द इंटरेस्ट एंड
इंक्रीज द कैपेसिटी, यानी में हम अपने, अगर ये नेशन है तो इस नेशन का एक इंटरेस्ट होगा और वह है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेंसिटिव एंड नॉन सेंसिटिव, संवेदनशील और असंवेदनशील, यानी सेंसिटिव नेशनल इंटरेस्ट और नॉन सेंसिटिव नेशनल इंटरेस्ट। सेंसिटिव नेशनल इंटरेस्ट पर कोई भी स्टेट किसी भी प्रकार का फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं अपनाता है, ठीक, यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर युद्ध की भी स्टेप पर जा सकता है, ठीक, जैसे मैंने बताया सॉवरेनिटी, यूनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल बाउंड्री, है कि नहीं। अब इस पूरी स्थिति को अगर हम फॉरेन पॉलिसी, तो आप अपने कॉपी में देख लीजिए, पंडित नेहरू कहते हैं कि हम अपनी विदेश नीति या अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का निर्माण अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति को लेकर करूंगा, बोले हैं कि नहीं, ठीक, हाँ, किसी राष्ट्र का पिछलग्गू बन के नहीं, बल्कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति को लेकर करूंगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बात। अब अगर हम इसे एज ए पावर मान ले, जैसा कि मार्गेंथाउ कहता है, मार्गेंथाउ कह रहा है, मार्गेंथाउ यही कहता है ना कि हम रियलिस्टिक, जितने भी रियलिस्टिक थिंकर हैं वे रियलिस्टिक थिंकर नेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर, और नेशनल इंटरेस्ट को अगर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को, तो इसका मतलब कि वे पावर को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि कोई भी थिंकर रियलिस्टिक तभी कहलाता है जब वो उसके विचारों में पावर को इंपॉर्टेंस दिया जाए। और नेशनल इंटरेस्ट एज ए पावर, तो इसका मतलब कि उसके विचारों में क्या है, शक्ति की बात हो रही है। अब दूसरी बात कि अगर नेशनल इंटरेस्ट स्पिरिट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी है, स्पिरिट ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति की आत्मा है, तो इसका मतलब कि हर राष्ट्र राष्ट्रीय हितों के माध्यम से क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर गेन करेंगे। मैक्सिमम पावर क्या करेंगे, तो जब विश्व के सभी राष्ट्र नेशनल इंटरेस्ट को लेकर पावर को गेन करना चाह रहे हैं, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पावर स्ट्रगल हो जाएगा कि नहीं। सभी पावर गेन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पावर गेन करने का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाँ, मेरे पावर गेन करने का ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या होगा जी, क्या होगा, मेरे शक्ति को ग्रहण करने का मतलब क्या होगा, दूसरे को कमजोर कर दो। यही समझ लीजिए कि दूसरा परमाणु अस्त्र नहीं बनाए, कमजोर होगा, मैं परमाणु अस्त्र रखा रहा हूं, मैं शक्तिशाली। ये चीज नहीं समझ में आ रही थी। सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ हम अपने हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने हितों की पूर्ति के साथ साथ दूसरा अपने हितों की पूर्ति न कर पाए। यह भी विदेश नीति है। इसलिए दोनों पॉइंट को समझिए कि एनपीटी कहता है कि परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र भविष्य में परमाणु अस्त्रों का निर्माण न कर पाए, और जिनके पास परमाणु अस्त्र है वे परमाणु अस्त्र समाप्त करने की प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर, दोनों चीजें आ गई कि नहीं आ गई। विदेश नीति का मतलब सिर्फ अपने हितों की पूर्ति नहीं, विदेश नीति का मतलब यह भी है कि अपने हितों की पूर्ति के साथ साथ दूसरा अपने हितों की पूर्ति ना कर पाए, ये भी एक रीजन। समझ में आ गई बात। यानी सिर्फ मैं अपने हितों की पूर्ति ही नहीं चाहता हूं, दूसरे के हितों को कमजोर करना भी मेरा इंटरेस्ट है। कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं है वो भविष्य में परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करें, जिनके पास
है उसको नष्ट। अब भारत इस पर क्या करता है? भारत अब तक क्या चल रहा था? डिसआर्मामेंट की पॉलिसीज लेकर चल रहा है और ये कह रहा है कि विश्व को परमाणु अस्त्रों से मुक्त कर दिया जाए, यानी जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र हैं वे भी नष्ट हो जाएं और जिनके पास नहीं है वो भी न बनाए। तो पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन्स लेस हो जाएगा। ये इंडिया की अप्रोच था। तो इसके पीछे भी कि जब परमाणु अस्त्र कोई नहीं बनाएगा तो हम भी नहीं बनाएंगे, हम अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर लगे रहेंगे। ठीक, ये अब जब एनपीटी आती है तो भारत ने इस पर कहा कि हम ये एक पार्शियल टीटी है, एक पक्षपात पूर्ण टीटी है, क्योंकि इस टीटी में डिसआर्मामेंट के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया है। यह टीटी सिर्फ उन राष्ट्रों के लिए है जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं है, उनको परमाणु अस्त्र बनाने से रोकने के लिए है। और भारत नहीं, और जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र है उनको समाप्त करने का इस ट्रीटी में कोई प्रोविजन नहीं। इसलिए भारत अब इस ट्रीटी पर सिग्नेचर नहीं करेगा और अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को खुला रखेगा। और खुला रखने के पीछे तर्क क्या था कि भारत के पड़ोस में न्यूक्लियर वेपन्स आ चुका है, यानी चाइना न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है। इसलिए अब भारत की सुरक्षा के लिए क्या हो गया? खतरा उत्पन्न हो गया। इसलिए भारत कहा कि अब मैं अपनी परमाणु नीति को क्या कर रहा हूं? खुला कर रहा हूं। लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। तो चाइना उसमें है ना, और ईरान के पास भी है, ईरान है, उत्तर कोरिया है। अब इस परिप्रेक्ष्य में जाकर भारत 1974 में अपना प्रथम परमाणु परीक्षण करता है। ठीक, जब प्रथम परमाणु परीक्षण करता है तो विश्व के सभी राष्ट्र बेसिकली अमेरिका, सब लोग भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं। और जो भारत की नीति थी कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग में उसको सहायता देना बंद कर दिया गया। क्लियर? सिर्फ एक सोवियत संघ ही एक ऐसा राष्ट्र था कि भारत के परमाणु परीक्षण पर भारत का समर्थन किया और कहा कि मुझे अपने मित्र की कार्रवाई पर खुशी महसूस होती है। क्योंकि 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय ट्रीटी हो गई है। क्लियर? अब इस पूरी स्थिति की पोजीशन चल गई। क्लियर? अब थर्ड स्टेज की शुरुआत होती है। थर्ड स्टेज में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सुनिएगा, सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसका मतलब कि भारत का सपोर्ट करने वाला एक सपोर्टर खत्म हो गया। क्लियर? अमेरिका के नेतृत्व में विश्व एक ध्रुवी हो गया। अब अमेरिका सहित विश्व के अन्य सभी राष्ट्र भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कीजिए। दूसरे तरफ भारत की आंतरिक जो इकोनॉमिकल पोजीशन है 1990 वाली, वो भी डैमेज है। अब इन सभी स्थितियों में भारत पर दबाव बढ़ते जा रहा है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पोजीशन पर। अल्टीमेटली दबाव के कारण भारत
सीटीबीटी का सह प्रस्तावक बन गया। यानी अब भारत भी दबाव झेल रहा है और इतनी पोजीशन नहीं है कि भारत दबाव को झेल सके। सीटीबीटी पर सह प्रस्तावक बनता है, लेकिन जैसे ही स्थिति में सुधार होता है वैसे ही भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया। और इस स्थिति में सुधार लाने में सबसे बड़ा रोल जो है वह डायस्पोरा का है, प्रवासी भारतीयों का। समझ रहे हो? तो जब प्रवासी भारतीयों का है, प्रवासी भारतीय उस स्थिति में सुधार लाने की बात करते हैं, और तब जाके भारत 1998 में अपना सेकंड परमाणु परीक्षण करता है 11 और 13 मई को। अब इस सिचुएशन को कभी तुम लोगों ने सोचा है कि 2 दिन क्यों किया, एक ही दिन क्यों नहीं? इसका मतलब यह था 2 दिन करने के पीछे कि 11 को 3 और 13 को 2 करने के पीछे भी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज थी। डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक पॉलिसीज है कि 11 को करने के बाद एक दिन का गैप और उसके बाद दूसरा टेस्ट। एक टेस्ट करने के बाद जितना भी रिएक्शन आना होगा विश्व से, जिसको भी बैन लगाना है लगा देंगे, जिसको भी लगाना है लगा देंगे। यहां तक कि न्यूजीलैंड जैसा छोटा देश भी आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। समझो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ये सब रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं। यूके, अमेरिका, सब रिस्ट्रिक्शन सब लगा दिए हैं। उसके बाद 13 को करने के पीछे भारत ने विश्व को संदेश दिया कि भारत की सरकार अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करे। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कितने भी राष्ट्र हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दो, भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा से लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। और दूसरा टेस्ट कर दिया 1998 में। उसके बाद भारत ने कहा, स्पष्ट किया, यहीं पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्लोगन दिया। एक स्लोगन था जो लाल बहादुर शास्त्री के स्लोगन में एक स्लोगन जोड़ दिया उन्होंने, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का उन्होंने कंसेप्ट जोड़ दिया उसमें वाजपेयी ने, कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक। उसके बाद पार्लियामेंट में भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज को डिक्लेयर कर दिया। कहा, पहला, भारत के राजनीतिक आर्थिक विकास के लिए शांति आवश्यक है, इसलिए भारत का परमाणु अस्त्र उसकी शांति की सुरक्षा के लिए। दूसरा पॉइंट, भारत के जो परमाणु अस्त्र होंगे लोचशील प्रकृति के होंगे, फ्लेक्सिबल अप्रोच के होंगे। इसलिए भारत जब भी मिसाइलें बनाता है वो तीनों संस्करण में बनाता है, स्थल, जल और वायु। ठीक। तीसरा पॉइंट, भारत कभी भी प्रथम परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक। यानी देयर इज नो फर्स्ट यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। यानी हम परमाणु अस्त्रों का प्रथम प्रयोग नहीं करेंगे और उन राष्ट्रों के विरुद्ध भी नहीं करेंगे जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि भारत परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति से हटा नहीं है। भारत चाहेगा या भारत का प्रयास होगा कि परमाणु अस्त्रों के युग में विश्व के सभी राष्ट्र प्रथम प्रयोग न करने की स्थिति में आए। तो अगर विश्व के सभी राष्ट्र नो फर्स्ट यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, तो तब भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की थियरी लागू हो जाएगी। यानी कोई भी अगर विश्व के सभी राष्ट्र अगर ये डिसाइड कर ले कि हम परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे, तो कोई भी नहीं करेगा, तो परमाणु अस्त्र क्या हो जाएंगे, अपने आप यूजलेस हो जाएंगे। ठीक। और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि परमाणु अस्त्रों के प्रयोग को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक परमाणु कमान का गठन किया जाएगा। यानी परमाणु अस्त्रों के प्रयोग को अधिकृत करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक परमाणु कमान का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। यानी मीन्स उसे कहा, कमान का मतलब परमाणु बटन। अब ये सब हो गया, यानी अब भारत न्यूक्लियर पॉलिसीज बना डिक्लेयर कर दी कि अब हम परमाणु अस्त्र परीक्षण नहीं करेंगे। इसका मतलब कि भारत के परमाणु परीक्षण के कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया। ठीक, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर प्रथम प्रयोग न करने की नीति को लिया जाए, सपोज सुनना कि देयर इज नो फर्स्ट यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, तो चाइना आपके ऊपर अटैक करके न्यूक्लियर, तो आपके पास इतनी क्षमता क्या है कि आप उसके बाद जिंदा रहेंगे कि आप उसके अटैक का, इस सिद्धांत को लेकर डिबेट होने शुरू हो गई। मतलब समझ रहे हो कि हम परमाणु, हम पहले गोली नहीं चलाएंगे। तुम एक सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आदमी की बात नहीं है। जहां न्यूक्लियर वेपन्स रखे वहीं पर अटैक हो गया, तब कहां से लाओगे तुम? उसका न्यूक्लियर पॉलिसीज भारत को लेकर है। यहां के पॉलिसीज से डिपेंड क्या है कि जब चाइना ने परमाणु अस्त्र बनाया तब हमकी जरूरत पड़ी। उसका 110 किलो टन का है, बहुत होगा, भारत के 25% स्क्वायर एरिया खत्म होगी। और क्या पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता है कि वो भारत के परमाणु अस्त्रों खत्म, लेकिन चाइना के पास है कि नहीं है? आपसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपसे ज्यादा उसकी मिसाइल है, आपसे ज्यादा उसके इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो वह पता करके नहीं वहीं पर छोड़ देगा। तो आप ही का वेपन्स आपकी सुरक्षा के लिए घातक बन जाएंगे कि नहीं? अब ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं कहां रखा गया। तो इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ा चर्चा हुआ कि प्रथम प्रयोग न करने के बाद क्या उसके बाद आप बचेंगे कि आप उसका प्रत्युत्तर अपने परमाणु अस्त्रों से देंगे? इसलिए एक बार थोड़ा सा हम एक न्यूज में पढ़े भी थे कि मोदी जब आते हैं तो मोदी ने नो फर्स्ट यूज का कंसेप्ट हटा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नो फर्स्ट यूज, प्रथम प्रयोग करने के सिद्धांत से हटते हैं। जब भी हमारी सुरक्षा को खतरा होगा हम परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। क्लियर?